हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का रीतिकाल। हिंदी साहित्य के रीतिकाल के नामकरण के बारे में आज हम बात करेंगे। रीतिकाल के नामकरण को लेकर भी विद्वानों में मतभेद रहा है। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल विभाजन करने वालों में जॉर्ज ग्रेशन का नाम आता है, जिन्होंने इसे रीतिकाव्य नाम दिया। आगे चलकर मिश्र बंधुओं ने इसे दो भागों में विभाजित करते हुए पूर्वालंकृत काल से उत्तरालंकृत काल की संज्ञा दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे आरंभ में तो उत्तर मध्यकाल तथा रीतिकाल का नाम दिया, परंतु इसे श्रृंगार काल कहने की भी छूट देते हुए लिखा, इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। इस प्रकार आचार्य शुक्ल तक इस काल के कई नाम सामने आ गए, जैसे रीतिकाल, पूर्व तथा उत्तर अलंकृत काल, उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल तथा श्रृंगार काल इत्यादि। अब इन्हीं नामों तथा अन्य लेखकों द्वारा सुझाए गए नामों की समीक्षा प्रस्तुत की जा रही है। किसी भी भाषा के साहित्यिक इतिहास का काल विभाजन तथा नामकरण करते हुए रचनाओं की बहुलता साहित्यकारों में प्रमुख तत्कालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर किया जाना ही अधिक तर्कसंगत माना जाता है। जॉर्ज ग्रेशन ने तुलसीदास के बाद जिसे रीतिकाल कहा है, वह इसलिए माना जाता है कि रीतिकाल में जो रचनाएं रची गई उनमें एक विशेष प्रकार की काव्य शैली को रीतिकाल कहा गया। मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल इसलिए कहा क्योंकि इस काल की रचनाओं में काव्य के अलंकरण पर भी अधिक ध्यान केंद्रित रहा। आचार्य शुक्ल द्वारा सुझाए गए नामों के विषय में कह सकते हैं कि उन्होंने मनोविज्ञान तथा तत्कालीन साहित्य की विशेष अभिरुचि तथा प्रवृत्ति विशेष को ध्यान रखते हुए ये तीन नाम सुझाए। आचार्य शुक्ल ने तत्कालीन काव्य की पद्धति विशेष अर्थात रीति विशेष के आधार पर इसे रीतिकाल कहना है उचित समझा है। फिर से दोहराता हूँ एक बार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा सुझाए गए नामों के विषय में कह सकते हैं कि उन्होंने मनोविज्ञान तथा तत्कालीन साहित्य की विशेष अभिरुचि तथा प्रवृत्ति विशेष को ध्यान में रखते हुए तीन नाम सुझाए। आचार्य शुक्ल ने तत्कालीन काव्य पद्धति विशेष अर्थात रीति विशेष के आधार पर इसे रीतिकाल कहना है उचित समझा है। रीतिकाल के नामकरण के संबंध में और भी विचार सामने आते हैं। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के इस काल को अलंकृत काल का नाम दिया है। उनका कहने का आशय यह है कि इस युग में कविता को अलंकृत काल नाम दिया जाना चाहिए। मिश्र बंधुओं का तर्क बहुत सशक्त नहीं माना गया। उन्होंने इस युग की कविताओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि यह कविता अलंकृत है यानी अलंकारों के आग्रह से युक्त है। पर क्या केवल अलंकारों का ही निहित इस काल की कविता में है? रसानुभूति की दृष्टि से भी इस काल की कविता का मूल्य किसी से कम नहीं। ध्वनि और वक्रता भी उसमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। इसीलिए केवल अलंकारों का आग्रह इंगित करना इतना इतना अधिक समीचीन नहीं है, जिसके कारण कि इस युग का नामकरण ही उस आधार पर कर दिया जाए। दूसरी बात यह है कि इस काल से पहले या बाद में भी जहाँ अधिक अलंकृत कविताएं सामने आती हैं, तो उनका नामकरण भी क्या अलंकारों के आधार पर करने की सोच सकते हैं। इसलिए मिश्र बंधुओं ने जिस प्रवृत्ति का अभियान करके इस काल को अलंकृत काल कहा, वह एकांगी और अपूर्ण लगता है। डॉक्टर रमाशंकर रसाल ने रीतिकाल का नाम कलाकाल माना है। कलाकाल के कलाकाल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें हिंदी क्षेत्र के काव्य को कलापूर्ण किया गया, अर्थात उसमें काव्य की चमत्कृत तथा चातुर्यपूर्ण गुणों को गुणों को ध्यान में रखकर रचनाएं की गई और साथ ही कला के नियम से संबंध रखने वाले रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। इस नाम को देने में रीतिकाल के बाह्य पक्ष पर तो प्रकाश पड़ता है, पर उसकी एक बड़ी विशेषता श्रृंगारिकता की उपेक्षा हो जाती है। यह नाम प्रायः उसी तरह का है जैसे ग्रीव्स या मिश्रबंधुओं ने दिया है। हिंदी साहित्य में इसे स्वीकार नहीं किया गया है।
डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने हिंदी साहित्य के इस युग का नाम रीति श्रृंगार काल रखा है। वे मानते हैं कि श्रृंगार की प्रवृत्ति रीतिकाल की एक विशेषता है जिसे सभी स्वीकार करते हैं, पर उसके साथ ही उस युग के साहित्य की चेतना है पद्धति परकता। एक पैटर्न के काव्य की रचना करने की पद्धति परकता से अलग भी कुछ कवि रीतिकाल में थे। घनानंद, बोधा, आलख, ठाकुर आदि की कविता को उस रीतिकाल पद्धति से अलग कर पाते हैं। बिहारी और घनानंद पद्धति एक नहीं है। अतः रीतिकाल श्रृंगार नामकरण की बात भी विद्वानों को उसी प्रकार स्वीकार नहीं है जैसे कला साहित्य की। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इस काल को पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल के नाम से अभिहित किया। उनकी मान्यता यह है कि इस युग की एक बड़ी प्रवृत्ति श्रृंगार की थी, इसीलिए इस युग को श्रृंगार काल के नाम से पुकारा जाना चाहिए। श्रृंगार काल की मीमांसा करने पर भी यह सिद्ध होता है कि यह नाम भी उपयुक्त नहीं है। पंडित मिश्र ने यह देखकर इस काल का नाम श्रृंगार काल दिया है क्योंकि इस काल की कविता में श्रृंगार की प्रवृत्ति बहुत अधिक है। बात यह है कि श्रृंगार वर्णन की प्रवृत्ति की इस कविता में धन की प्राप्ति के लिए आई है। राजाओं की वासना को तृप्त करने के लिए श्रृंगार वर्णन हुआ है। कवियों द्वारा अपने मन से यह निकला, अन्यथा भिखारी यह क्यों कहते, आगे के कतिव रीझियाँ तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। इस काल में कुछ ऐसे भी कवि हुए हैं जिन्होंने श्रृंगार को प्रमुखता नहीं दी। कुछ कवि तो ऐसे भी हुए जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना करके भी श्रृंगार को कोई स्थान नहीं दिया। इसीलिए इस काल की श्रृंगारिकता के मूल में कवि की अपनी रुचि न होकर आश्रयदाता की रुचि थी। इस काल में श्रृंगार के अतिरिक्त नीति, प्रकृति चित्रण आदि की कविताओं की भी कमी नहीं है। सभी प्रकार की कविताओं की प्रवृत्ति श्रृंगार की कैसे मानी जा सकती है। इसीलिए इस काल को श्रृंगार काल का नाम जो दिया गया वह इतना उपयुक्त नहीं लगता। इसीलिए इस काल का नाम रीतिकाल देना अधिक समीचीन है। रीति की प्रवृत्ति के अंतर्गत लक्षण ग्रंथ भी आ जाते हैं, श्रृंगार की रचनाएं भी और श्रृंगारेतर रचनाएं भी, क्योंकि लक्षण बताने और उसके अनुसार कविता करने की रीति सभी प्रकार की कविताओं में देखने में आती है। अतः इस काल का नाम रीतिकाल सबसे अधिक उपयुक्त है। आज हिंदी साहित्य के लगभग सभी विद्वान, आलोचक तथा साहित्य के इतिहास लेखक यह स्वीकार करते हैं कि इस काल का नाम रीतिकाल ही उचित है, क्योंकि उसमें तत्कालीन कवियों की काव्य रचना पद्धति एवं काव्य शिक्षा दोनों ही बातें आ जाती हैं। रीतिकाल का नामकरण करने के पश्चात एक और बात यह विद्वानों में मतभेद का विषय बनी हुई है कि रीतिकाल का संस्थापक आचार्य किसे माना जाए। इस विषय में विद्वानों के दो वर्ग हैं। एक वर्ग तो आचार्य केशव को रीतिकाल का संस्थापक मानता है और दूसरा वर्ग आचार्य केशव के बाद होने वाले आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी को ही रीतिकाल संस्थापक तथा प्रवर्तक मानता है। इस मतभेद को उत्पन्न करने वालों में सर्वप्रथम तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हैं, क्योंकि उनके मतानुसार तो केशवदास की गणना भक्तिकालीन कवियों में की जानी चाहिए, क्योंकि कालक्रम के अनुसार केशवदास संवत 1612 से 1674 तक जीवित रहे। इसके अतिरिक्त आचार्य शुक्ल यह भी तर्क देते हैं कि आचार्य केशव ने अपने लक्षण ग्रंथों में संस्कृत के अलंकारवादियों भामह, दंडी, उद्भट, रूपक आदि की पद्धति को अपनाया। शुक्ल ने यह भी कहा है कि केशव ने जिन अलंकारवादी आचार्यों की संस्कृत समीक्षा शास्त्र से अलंकार संबंधी सामग्री ग्रहण की, उसमें अलंकार तथा अलंकार्य का भेद स्पष्ट नहीं था। उन्होंने तो रस को अलंकार ही मान लिया था। केशव के विपरीत चिंतामणि त्रिपाठी ने तथा उनके पीछे चलने वाले रीति कवियों ने अलंकारों का वर्णन चंद्रालोक और कुवलयानंद के आधार पर किया। उपयुक्त कथनों से तथा ऐसे ही कुछ अन्य वक्तव्यों से मतभेद बढ़ता ही गया, परंतु निष्पक्ष होकर विवेचना करने से जो निर्णय लिया जाए वह उचित ही कहा जाएगा। यह ठीक है कि आचार्य केशव को कालक्रम के अनुसार भक्ति काल में लिया जा सकता है, परंतु केवल कालक्रम को ही एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता। जहाँ यह केशव की रीति पद्धति का प्रश्न है, वह चाहे दंडी तथा उद्भट से प्रभावित हो अथवा पोषित हो अथवा अन्य किसी से, है तो रीति पद्धति ही। आचार्य चिंतामणि द्वारा अपनाई गई काव्य रचना तथा साहित्य साधना की पद्धति भी रीति पद्धति ही है, जिसे उन्होंने रसवादियों, रीतिवादियों, ध्वनिवादियों आदि के अतिरिक्त चंद्रालोक तथा कुवलयानंद आदि अलंकारवादियों से प्रेरणा ग्रहण करके अपनाया है।
निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि हिंदी रीतिकाल के संस्थापक आचार्य केशवदास ही हैं, जिन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र को लोक भाषा यानी ब्रज मिश्रित अवधि में प्रस्तुत करके आगे आने वाले कवि आचार्यों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। अतः काल का नाम रीतिकाल सबसे अधिक उपयुक्त है।